नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम भारत एक सामान्य परिचय का जो सीरीज चल रहा है उसके भाग 2 में मैप के माध्यम से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम निम्नलिखित बिंदुओं को जानने का आज प्रयास करेंगे। पहला हेडिंग है भारत के दूरस्थ बिंदु। भारत के दूरस्थ बिंदु का यहां तात्पर्य है कि जो भारत का मैप है उसमें सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इसी तरह सबसे पूर्वी बिंदु कौन है और सबसे पश्चिमी बिंदु भारत के मैप में कौन है, इसको देखने का प्रयास करेंगे, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा हेडिंग है भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उनके साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। और तीसरे हेडिंग में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। इसमें हम ज्योग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले उन शब्दों को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे जो हमेशा आपके परीक्षाओं में काम आते हैं, या किसी भी ज्योग्राफी का किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसके समझने में आपको मदद मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, इस पर आधारित फर्स्ट स्लाइड को। पहला हेडिंग है भारत के दूरस्थ बिंदु। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह किस आधार पर यह कहा जा रहा है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसके कारण स्पष्ट हो जा रहा है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार अगर देखा जाए पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है तो देशांतरीय विस्तार पे फोकस करना होगा। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इन दोनों को जब संयुक्त रूप से हम एक साथ कहेंगे तो कहेंगे कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत के जो सबसे उत्तरी राज्य कौन है, पश्चिमी राज्य कौन है। तो भारत में सर्वाधिक जो पूर्वी राज्य है, यानी कि जो सबसे पूरब में पड़ता है भारत के मैप में, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और जो पश्चिमी राज्य है भारत का सर्वाधिक, उसका नाम है गुजरात। इसी प्रकार उत्तरी राज्य आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु होगा। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यहां पे हम बात करेंगे साउथर्न मोस्ट पॉइंट। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु का मतलब यह है कि जो भारत का मैप है उसमें सबसे दक्षिण में कौन सा पॉइंट स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो अंतिम छोर है दक्षिण में, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीप समूह बने हैं उसमें ग्रेट निकोबार जो है सबसे नीचे आता है। तो वहां पे जो इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। वह सबसे दक्षिण में बिंदु स्थित है। अगर कहा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा, जो तमिलनाडु में स्थित है। अभी हम आपको जब इसको मैप के माध्यम से समझाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट क्या है और भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी क्या है, यह अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार दूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा कोल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। यह भारत का सबसे दूरस्थ उत्तरी बिंदु है। इसी प्रकार अगर दूरस्थ पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, यह जो है सबसे दूरस्थ बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गौर माता, जिसको गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। यह सबसे पश्चिमी बिंदु है। आइए अब मैप के माध्यम से इसको समझते हैं कि क्या कहां है। तो ये रहा आपके सामने मैप। तो
मैं ये बात कर रहा हूं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे, ये भारत की टेरिटरी है। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का क्षेत्र है। तो भारत का क्षेत्र है, तो यहां से हम देखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है। तो यहाँ पे जो है ग्रेट निकोबार स्थित है। ग्रेट निकोबार में जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ये स्थित है। अगर हम बात करें कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का तात्पर्य ये हुआ, ये जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, ये मैप, इसमें यहां तक जो है ये मुख्य भूमि को मैं रेखांकित कर रहा हूं। भारत के मुख्य भूमि को मैं रेखांकित कर रहा हूं यहाँ पे। इस तरह जो ये मैप बना हुआ है, ये भारत की मुख्य भूमि है। अगर इसमें पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी यहाँ पे स्थित है। ये जो है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे उत्तर कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप जानते हैं कि भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत का ही हिस्सा है, जो मुख्य भूमि से कटा हुआ है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका दक्षिणतम बिंदु आप बताएंगे। लेकिन जब मुख्य भूमि की बात कर दी जाएगी, तो वहां पे आप कन्याकुमारी की बात करेंगे, जो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य के सबसे निचले छोर में स्थित है। इसी प्रकार उत्तरी बिंदु की जो बात की जा रही थी, वो सियाचिन में स्थित है। सियाचिन के निकट जो है उत्तरी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा कॉल, तो ये हुआ उत्तरी बिंदु। इसी प्रकार जो किबिथु की बात की जा रही थी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो वह जो है आपका सबसे यहाँ पे पड़ेगा, ये जो है सबसे पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश का, जिसको किस नाम से जाना जाता है, किबिथु। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह गुजरात का ये सबसे जो है पश्चिमी भाग है, ये भारत का जो है सबसे पश्चिमी भाग है। यहाँ पे जो है गौर माता है, गौर माता के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे गौर माता, जो गुजरात में है। और पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, तो इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निचले छोर में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसको आप बोलेंगे कन्याकुमारी, जो जम्मू कश्मीर के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग है, भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि भारत के सीमा से सटे जो राज्य हैं, उनमें 7 राज्य हैं जो भारत के साथ अपने स्थलीय सीमा साझा करते हैं। पहला जो राज्य है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जिसमें पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान से जो सटे भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि पाकिस्तान से कितने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने भारतीय राज्य जो हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो 3, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अगर प्रश्न चेंज करके बना दिया जाए कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य ऑब्लिग केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। यहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इस तरह जो है प्रश्न के पैटर्न एग्जाम्स में बदल सकते हैं। इसी प्रकार अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, तो अफगानिस्तान की जो सीमा है वह केवल लद्दाख से लगती है। वर्तमान समय में जो आप जानते हैं कि जो पहले जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करता था, जो अब विभाजित होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो चुका है। तो लद्दाख का जो यहाँ हम सीमा निर्धारित कर रहे हैं,
वो भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार हम कर रहे हैं। और लद्दाख जो है पीओके अफगानिस्तान से वर्तमान समय में जुड़ा हुआ है। अगर पहले के नक्शे की बात करें तो वहां जम्मू कश्मीर होता, लेकिन आज लद्दाख जो है उस टेरिटरी के जगह का नाम दे दिया गया है जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान से कौन सा जुड़ा हुआ है? लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार अगर चीन से बात की जाए तो चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। नेपाल से बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जुड़े हुए हैं। और भूटान से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जुड़े हुए हैं। और म्यांमार से बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जुड़े हुए हैं। और बांग्लादेश से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल जुड़े हुए हैं। इसको जब हम मैप के माध्यम से समझेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा आपके सामने मैप। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं तो यहां तक देख रहे हैं आप, चाइना है। तो चाइना जो है लद्दाख से जुड़ा हुआ है 1 नंबर। उसके बाद देहरादून से जुड़ा हुआ है। देहरादून के बाद सिक्किम से जुड़ा हुआ है। और सिक्किम के बाद जो है वह अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो चाइना से कितने भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। तो कुल 5 राज्य हैं जो चाइना से जुड़े हुए हैं। मैप में आप आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, जो ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा आप देख रहे हैं, यहाँ पतला होते हुए यहाँ तक आके जो है इसमें जुड़ा हुआ है। तो लद्दाख से जो है अफगानिस्तान की सीमा जो है लगी हुई है। और भारत में विदेशी राज्यों से सबसे कम अगर सीमा जुड़ी हुई है तो अफगानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर सीमा जो है अफगानिस्तान से भारत साझा करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये इस समय पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया गया है। और आशा है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र जो है भारत के कब्जे में पुनः आ जाएगा, क्योंकि भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर राज्य का ही अभिन्न हिस्सा रहा है इतिहास में। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसको जो है सरकारों द्वारा कदम उठाकर लाया जाएगा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के कितने जो है, पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लद्दाख जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 3 जो है राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान से जो है, ये आप जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल इससे साझा करता है अपनी सीमा, असम करता है और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से 3 भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इसी प्रकार अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश से जो है वेस्ट बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल के अलावा जो है असम करता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए ये असम है। यहाँ पे त्रिपुरा जुड़ा हुआ है, प्लस मेघालय भी जो है अपनी सीमा साझा करता है बंगाल से, और प्लस मिजोरम, यहाँ तक ये आया हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश की खासियत यह है कि त्रिपुरा तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश से ही सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत की लगती है। कितना लगती है? 4096.7 किलोमीटर सीमा जो है भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ, स्थलीय सीमा। तो बांग्लादेश के साथ भी आप देख लिए कि कितने राज्य जो है उससे जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से कितने राज्य भारत के जुड़े हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, नागालैंड जुड़ा हुआ है, यहाँ नागालैंड आप देख सकते हैं, मणिपुर जुड़ा हुआ है, आइजोल जुड़ा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 राज्य जो है वह म्यांमार से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार सभी जो देश हैं किनारे सीमावर्ती देश थे उनका डिस्कशन कर चुके हैं। बस एक बचा है नेपाल। नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल जो है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है,
उत्तराखंड, यूपी, बिहार प्लस पश्चिम बंगाल प्लस सिक्किम। तो 1, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 2, बिहार 3, उत्तर प्रदेश 4 और उत्तराखंड 5। तो कुल 5 राज्यों से जो है नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें कि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है भारत से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता बल्कि समुद्रीय सीमा साझा करता है। समुद्रीय सीमा के माध्यम से जो है वह जुड़ा हुआ है। तो पाक जल संधि यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पाक स्ट्रेट है जिसको जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से जो है श्रीलंका जुड़ा हुआ है भारत से। और श्रीलंका जो है भारत का सबसे नजदीकी जो है समुद्रीय तटीय देश है, सबसे नजदीक दक्षिण में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में कुछ जानकारियां आपको जाननी चाहिए। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा जोड़ता है। कितना जोड़ता है? 4096.7 किलोमीटर उसकी सीमा भारत से लगी हुई है, सर्वाधिक लंबी। और बांग्लादेश से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। तो ये पॉइंट जो है एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार अगर म्यांमार की बात करें तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसको गोल्डन पैगोडा जो है वो म्यांमार में पाया जाता है। इसके कारण जो है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। अगर भूटान की बात की जाए तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि विद्युत की सप्लाई जो है, जो बड़े बड़े पोल आप देखते हैं वो भूटान से ही लाया गया है वो विद्युत। तो विद्युत के क्षेत्र में भूटान जो है काफी सराहनीय काम कर रहा है। इसके कारण इसको जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। बात की जाए अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है। कुल कितनी सीमा रेखा है? लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। सबसे बड़ी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना लंबाई है? 106 किलोमीटर। दुख की बात यह है कि अफगानिस्तान जिस स्टेट से भारत के जुड़ा हुआ है वह जगह वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। श्रीलंका समुद्र पार भारत के सबसे निकट का देश है। अगला स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। तीसरे हेडिंग्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमा के क्या नाम है। तो भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमा के नाम, ये जो यही तीसरा नंबर का जो हेडिंग है, इसी को जो है पहले पृष्ठ में प्रमुख शब्दावली के रूप में लिखा गया है। तो भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमा के नाम जानने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि प्राकृतिक सीमा किसे कहते हैं, नेचुरल बाउंड्रीज किसे कहते हैं, और अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्राकृतिक सीमा कहते हैं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक सीमा उसे कहते हैं जो सीमाएं मानव द्वारा निर्मित नहीं होती बल्कि प्राकृतिक रूप से ही निर्मित होती हैं, उन्हें प्राकृतिक सीमा कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जो भारत का सीमा अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसी तरह हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है या बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, वो मानव द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से निर्मित है। तो इसे जो है हम प्राकृतिक सीमा कह सकते हैं। नेपाल भूटान के साथ भारत की सीमाएं कभी निर्धारित नहीं की गई थी बल्कि ये देश पहले से मौजूद थे, इसके कारण जो है सीमा वहां पे बना हुआ है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी है। तो जो सीमाएं मानव द्वारा निर्मित नहीं होती बल्कि जो है क्षेत्रों की स्थिति के कारण जो है बहुत पहले से चली आ रही हैं, उनको प्राकृतिक सीमा कहते हैं। इसी प्रकार अगर अध्यारोपित सीमा की बात की जाए तो अध्यारोपित सीमा का तात्पर्य यह होता है कि जो कभी ना कभी किसी सरकार द्वारा या किसी मजबूत संस्था द्वारा निर्धारित किया गया हो। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा निर्धारित की गई है, रेड क्लिफ रेखा जो निर्धारित की गई है, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई है। तो ये अध्यारोपित सीमा है। इसको मानव निर्मित सीमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो है मानव जो है समझौते के माध्यम से निर्धारित कर रहा है।
इसी प्रकार बांग्लादेश आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तान का अंग था, लेकिन 1971 के युद्ध में जो है बांग्लादेश आजाद हुआ, उसके बाद से युद्ध के बाद पाकिस्तान से स्वतंत्र उसको किया गया। तो बांग्लादेश के साथ भी भारत की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की गई। तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण क्या है? पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं। प्राकृतिक सीमा का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? अरब सागर के साथ भारत की सीमा, हिंद महासागर के साथ, और जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो सीमा है भारत की, वो सभी सीमाएं जो है ऑटोमेटिक बनी है, प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। इसको जो है प्राकृतिक सीमा का नाम आप देते हैं, नेचुरल बाउंड्रीज का नाम देते हैं। और जो समझौते के द्वारा निर्धारित की गई है सीमा, उनको जो है हम अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री के नाम से जाने जाते हैं। अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। आइए जान लेते हैं भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनके साथ जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है भारत के साथ, उनका नाम क्या है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम डुरंड रेखा है। यह जो है सन 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीओके का जो एरिया है, जो वर्तमान में लद्दाख भारत अपने मैप में दिखा रहा है भारत का अभिन्न हिस्सा होने के कारण, वह जो है अब पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए यहाँ जो है आप कह सकते हैं कि यह जो रेखा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब पड़ रहा है वर्तमान समय में। तो डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। इसी कारण है इस रेखा का नाम डुरंड रेखा कहा गया। बात की जाए भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का क्या नाम है बीच का, तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का नाम है। और सेम सीमा रेखा बांग्लादेश के लिए भी प्रयुक्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान का रूप में एक नए राज्य की स्थापना की गई थी भारत को विभाजित करके, तो बांग्लादेश भी जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो इसके कारण जो है रेड क्लिफ रेखा जो निर्धारित की गई वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। तो वही सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के बीच के भी मानी जाएगी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। यह कब निर्धारित की गई थी? यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा? 1947 में। किसके द्वारा? सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। और भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा का नाम यही है, रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि 1947 में जब यह सीमा निर्धारित की जा रही थी तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की बात की जाए तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इस रेखा को जो है कब निर्धारित किया गया था? यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में समझौते के माध्यम से निर्धारित की गई थी। तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा और यह 1914 में निर्धारित की गई थी शिमला में। रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1947 में भारत के विभाजन के समय। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अरकाम, मा, योमा, नागा पटकाई जो है वह विभाजक के रूप में काम करती हैं, यानी कि स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से भारत को अलग करती हैं। इरावदी नदी निकलती है जो म्यांमार को भारत से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल संधि करती है। हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। इस संधि का नाम ब्रिटिश भारत में मद्रास के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। यह संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। आइए मैप के माध्यम से इसको विस्तार से समझते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, मैकमोहन रेखा कहाँ है, इसी प्रकार जो है आपका डुरंड रेखा कहाँ है। इन सभी को मैप के माध्यम से जानना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मैप। इसमें आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से हम शुरू करते हैं। तो अफगानिस्तान जो है यहां से आया हुआ है और यहां आके जुड़ा हुआ है। तो ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा।
और ये क्षेत्र वर्तमान समय में पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी प्रकार अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ यहां से लेके ये होते हुए सीमा रेखा निर्धारित की गई थी 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा, ये जो सीमा रेखा है। और बांग्लादेश वाली सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ये निर्धारित की गई थी। ये जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार अगर चाइना की बात की जाए, चाइना की बात, तो चाइना के बीच जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई है। मैकमोहन रेखा जो ये चाइना की सीमा लगी हुई है, मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई है। इसको जो है चाइना विवादित मानता है, जबरदस्ती थोपा हुआ मानता है। इसके कारण जो है चाइना और भारत में अक्सर विवाद होता रहता है। मैकमोहन रेखा हो गई। इसी तरह अगर बात की जाए बांग्लादेश के साथ, तो बात हो ही गई है कि रेड क्लिफ रेखा ही है। म्यांमार के बीच जो है यहाँ पहाड़ियां स्थित हैं, जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां कही जाती हैं। इससे जो है इरावदी नदी निकलती है। यह जो है म्यांमार और भारतीय जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उनके बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो पाक स्ट्रेट जो है, यहां आप देख रहे हैं कि पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट जो है श्रीलंका और भारत को जो है जोड़ता है। इसको जो है पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर में जल संधि क्या है। तो जल संधि जो है एक पानी का सकरा नाले की तरह होता है, जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है। उदाहरण के रूप में अगर पाक जल संधि की बात की जाए तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को जोड़ रहा है और यहाँ पे जो मन्नार की खाड़ी है इसको जोड़ रहा है। तो देख रहे हैं कि पाक जल संधि एक पतरा शंकरा जल का भाग है, जो दो बड़े जल के स्तर वाले जो समूह हैं उनको जोड़ रहा है। एक बे ऑफ बंगाल को जोड़ रहा है और एक मन्नार की खाड़ी को जोड़ रहा है। और जल संधि जो होती हैं वो काफी उपयोगी होती हैं, क्योंकि अगर यहाँ जल संधि नहीं होता तो ये क्षेत्र जो है, यहाँ जो भूखंड है, ये श्रीलंका से जुड़ा होता। जब श्रीलंका से जुड़ा होता तो बे ऑफ बंगाल से जो है मन्नार की खाड़ी, या दूसरे शब्दों में कहे अरब सागर जाना हो या हिंद महासागर में जाना हो, तो तमिलनाडु के नीचे अगर आना हो तो इधर के लोगों को जो है इधर से घूम कर आना पड़ता कन्याकुमारी आने के लिए, जबकि यहां से जो है आसानी से आ सकते हैं। तो जल संधि काफी उपयोगी होती है। यह जो है दो भूखंडों को जो है आसानी से जोड़ती है। अगर ये दोनों भूखंड जुड़े होते तो ये जल संधि नहीं होती, तो जिसके कारण बे ऑफ बंगाल और जो मन्नार की खाड़ी है उससे होकर अरब सागर जाना बड़ा मुश्किल होता। तो ये जो है जल संधि है। इसी तरह अगर बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है और लक्षद्वीप समूह ये है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? कावरती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता रहा है कि लक्षद्वीप जो है वह कहाँ है? तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह जो है बे ऑफ बंगाल में है और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। म्यांमार आप देख ही चुके हैं, म्यांमार की ये सीमा रेखा है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग 2। आगे के एपिसोडों में हम और भी कुछ जानेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपको मैप के बारे में भी जानकारी मिली होगी। मैप के माध्यम से आप ज्योग्राफी को आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो आप टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत। अगले भाग में भारत एक सामान्य परिचय के भाग 3 में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।